मुसलमान का यहाँ कोई वो एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनका हिस्सा दे चुके हैं ऑलरेडी। आज की डेट में मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है और मेरा मानना ये भी है कि उनको जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मतलब हिंदूज के लिए जैसे बना हुआ है, लो बना हुआ है, मतलब हिंदूज के लिए भी बन जाए और मोमडन्स के लिए तो मतलब बनना ही चाहिए कि आपके मतलब 2 ही बच्चे। तो मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और एक पूरी फैमिली हमें यहाँ पर मिली है। इनसे बातचीत करते हैं। कुछ अहम सवाल है जिनके हम जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, लक्ष्मी नगर से। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल ये कि नया मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, क्या आप जानते हैं? मुस्लिम मंत्रिमंडल में न होना, ये हमारे और भी घटक दल हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई नाम नहीं आया ऐसा। और रही बात भाजपा की, तो आपको भी पता है कि एक मानसिकता के तहत भाजपा को मुसलमान नकारता है वोट देने के लिए। लेकिन ऐसे डेटा कहता है कि 6% जो वोट है मुस्लिम का जाता है वो बीजेपी। तो जाहिर है कि मान लीजिए बीजेपी किसी कारण से नहीं दिया होगा, नहीं तो एक बार आप बीजेपी का मान भी लीजिए कि बीजेपी ने नहीं दिया, किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया, तो क्या उनके घटक दल टीडीपी या जेडीयू या इनके तरफ से भी तो कोई मुसलमान नेता का नाम नहीं। तो इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके पहले मंत्री रहे हैं मुस्लिम, शाहनवाज हुसैन और ये क्या नाम है वो भी। लेकिन बड़ी बात ये इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, हिस्ट्री में अभी बहुत कुछ ऐसा पहली बार होना है। अच्छा ठीक है। अब साथ अभी एक व्यक्तिगत राय तो ये है कि जब मुसलमान का यहाँ कोई वो एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनका हिस्सा दे चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हमारा देश तो सेकुलर है। सेकुलर नहीं है, इसको साजिश के तहत सेकुलर घोषित किया गया। बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ तो सेकुलर कहाँ से रह गया? ये तो पॉलिटिकल लोगों ने गंदा खेल किया है देश के साथ, क्योंकि सत्ता उनके हाथों में गई। जो जब कांग्रेस को सौंपा अंग्रेजों ने आपका यहाँ पे आज़ादी दी, उस समय जो चुनाव हुए प्रधानमंत्री को लेके, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सर्वाधिक मत मिले थे। लेकिन एक गंदी राजनीति के तहत जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये सब पॉलिटिक्स का खेल है। कायदे से ही यहाँ मुसलमानों का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन सर सरदार, मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन पहले हो गया था और चुनाव 1952 में हुए थे। नहीं, जब जो कांग्रेस जो पहला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की बात थी, उसमें यही हुआ था। जो चुनाव दोनों लोग अड़ गए थे और 14 वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शायद एग्जैक्टली मैं वो नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ध्यान में इतना ही है कि 14 वोट मिले थे इनको और जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला था। लेकिन वो जाके महात्मा गांधी के पास बैठ गए कि अगर मुझे नहीं बनाया गया तो मैं, क्योंकि अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी कि मैं आज़ादी सौंपूंगा अगर, तो कांग्रेस के हाथ में। और कांग्रेस उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक टट्टू दल था, पपेट था। तो इसलिए उन्होंने जो शर्त रखी थी, महात्मा गांधी को ये लगा कि अगर ये अड़ गए तो फिर से अंग्रेज पीछे हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को मना लिया। अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर क्या आप सहमति रखते हैं सर की बात से? नहीं। आपका क्या राय है, आप क्या मानते हैं? मेरा मानना यह है कि सबकी भागीदारी है और सभी इसी में इंडिपेंडेंट रूप से। वर्तमान में जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और आने वाले टाइम में जब कैपेबल लोग सामने आएंगे तो निश्चित ही वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, अगर कैपेबिलिटी के साथ वो आते हैं तो। वर्तमान में ऐसा कोई कैपेबल आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा जिसको मंत्रिमंडल में किसी बड़े मंत्री पद पर होना चाहिए था। तो जब वो समय पर आएंगे तो उचित जगह होंगे, मेरा मानना है। अभी आपको लगता है समय नहीं हो और कोई चेहरा नहीं? हाँ, चेहरा नहीं है अभी, ऐसा कैपेबल आदमी इस लेवल का है नहीं जो किसी बड़े पद पर होना चाहिए था। ठीक है, सर से भी पूछ लेते हैं, फिर बाकी सवालों पर आती हूँ मैं। सर क्या आपकी राय है इस पर? जो मेरी राय तो ये है कि सभी समाज मिलके एक हैं, इसमें कोई सांप्रदायिक की कोई बात नहीं है। कानून सबके लिए एक है। जैसे मुस्लिमों के लिए भी 3 तलाक का कानून पीएम साहब मोदी जी ने ही बनाया है,
उनके हित में ही जो काम कर रहे हैं। आरक्षण संबंधी भी जो बात है उनकी सुनी जाएगी। अब 60 जो मंत्री बन रहे हैं उनमें तो कहाँ भागीदारी है? हर समाज ये कहे भाई मेरी भी भागीदारी हो, ये तो असंभव बात है। अब संख्या बल के हिसाब से जो चुन के आते हैं उनके हिसाब से सही है। और यहाँ कोई सांप्रदायिक वाली इंडिया में देश कोई बात भी नहीं है। सबके कानून एक है, सबके हितों की बात देखी जाती है। लेकिन सर ऐसा देखा जा रहा है, अगर हम बात करें हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई भी मंत्री नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। हिस्ट्री में अगर इलेक्शन लड़के फाइट आगे सांसद नहीं बन रहे हैं, सांसद बन के आते तो 100 वोट ही होता है। वो तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके प्रति कोई खिलाड़ रहेगी, ऐसी खिलवाड़ वाली बात कोई नहीं है। सब एक है, सब समाज पूरा भारतीय एक है, सर्व समाज है। तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा बड़ी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सांप्रदायिक वाली कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है? मैं भी इन्हीं से सहमत हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हाँ वही है, अगर कोई कैपेबल नहीं था तो नहीं आ पाया। इलेक्शन तो लड़े होंगे, हालांकि मुझे पॉलिटिक्स में इतना पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन में वो खड़े हुए होंगे। लेकिन हो सकता है ऐसा कोई अभी नहीं होगा, इतना कैपेबल कोई नहीं होगा तो वो नहीं आ पाया। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम के लिए मतलब ये कोई बहुत पिछड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि मोदी जी तो वैसे भी सबको आगे लेके चलने वाले हैं, सबको साथ में मिलके। लेकिन क्या भागीदारी आपको लगता है जरूरी है? नहीं, जरूरी है हाँ, क्योंकि जब सब धर्म वाले लोग रहते हैं इंडिया में तो सबकी सुननी चाहिए और सबको आना भी चाहिए। हाँ, आना तो चाहिए सबको। मैम आपको क्या लगता है? मुझसे मत पूछो। ठीक है, मैं एम नॉट कंफर्टेबल। तो हाँ सर, एक और सवाल था इसमें कि आपको ये लगता है कि भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए? इस बात से एग्री करते हैं आप? होनी चाहिए। जब वो हाथ का हुनर किसी के पास है, जो देश की तरक्की में जो काम करता है, एक छोटे छोटा मजदूर, जो कारीगर, जो भी छोटा है, जो अपना योगदान देता है, तो योगदान के हिसाब से उसकी भागीदारी आगे तक होनी चाहिए। जब वो लोग शिक्षित होंगे। आज की डेट में मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, और मेरा मानना ये भी है कि उनको जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। व्यक्तिगत राय मेरी ये है कि वो एक माता पिता के कई सारे बच्चे पैदा होते हैं, इस वजह से वो लोग उनके एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना और कम्युनिटीज दे पाती हैं। तो अगर उनके बच्चे कम होंगे तो वो उनका उतना ही ध्यान रखेंगे जितना और कम्युनिटीज के लोग रख पाते हैं। तो उसके बाद जब वो एजुकेशन सिस्टम में आएंगे तो उसके बाद वो सिस्टम सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा। हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि शिक्षा की कमी है, हमने देखा है। हाँ, लेकिन शिक्षा- तो वो शिक्षा की कमी कैसे पूरी होगी, आपको क्या लगता है? वो कैसे भरा जाए? वो होगी क्या, ये आज की टाइम में जो दौर है महंगाई का, उसमें एक बहुत बड़े परिवार को पालना एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। उस लेवल पे अगर किसी के 2 ही बच्चे हों तो 4 लोगों के परिवार को आदमी आराम से बहुत अच्छे से शिक्षित भी कर सकता है, पाल भी सकता है। और अगर वही आदमी उसी परिवार में 8 से 10 लोग हो जाएं या और ज़्यादा हो जाते हैं तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाती है और वो शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते। Important है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल उनका जो, हाँ ये सबसे, ये तो मतलब रिक्वेस्ट है हमारी, मतलब गवर्नमेंट से, जो भी हमारे पीएम साहब है या और जो भी है उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मतलब हिंदूज के लिए जैसे बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, मतलब हिंदूज के लिए भी बन जाए और मोमडन्स के लिए तो मतलब बनना ही चाहिए कि आपके मतलब 2 ही बच्चे, वो वाला लॉ इनके बनना ही चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन वगैरह सब चीज़ें तभी हो पाएगी जब वो सबसे पहले वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, पहले भी देखा, अगर हम देखें तो हाँ। पहले देखे थे 7-7, 8-8 बच्चे। हाँ, लेकिन अभी भी मोमडन्स में है, वो पॉपुलेशन उनकी अभी भी मतलब देखने को मिलती है, मतलब 3-3, 4-4 बच्चे हैं, तो उस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट। शिक्षा नहीं दिला सकते। हाँ, अगर ज्यादा बच्चे हैं किसी भी परिवार में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिनकी अगर पॉपुलेशन बढ़ी हुई है वो बेचारे मजदूरी करेंगे पेट भरने के लिए, उनके पास कोई चारा नहीं। और पेट भरेंगे, छोटे छोटे बच्चे कई कारखानों में जाएंगे, कई मजदूरी करेंगे, ठेला गुड़ाएंगे, तो कहाँ से शिक्षा पाएंगे? और शिक्षा नहीं पाएंगे तो राजनीति में भी उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, आगे बड़ी बड़ी नौकरियों में भी उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा तो ये है कि अपना परिवार सीमित रखे। सभी समाज ही, जो समाज सीमित रखता है ना, उसका अपने आप से एजुकेशन में बड़े भागीदारी होती है और बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं, बड़ी बड़ी राजनीति में भी आते हैं। वो अगर उनका रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाता कि संख्या बढ़ जाती है। मेरा तो ज्यादातर ये सुझाव है। अच्छा, दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या देश में जो कानून है वो अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग है? आप मानेंगे इस बात को? नहीं, ये कतई नहीं है। कानून सबके लिए बराबर होता है, वो ऑफेंस के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे अभी हमने देखा, जैसे पोर्शे कार एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आज ही एक एमपी की बेटी ने गाड़ी चला दी जो फुटपाथ पे एक नागरिक सो रहा था, लेकिन उनको जमानत मिल गई तुरंत। ऐसा है, अभी हमारे बीएनएस में मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू हो रहा है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। पहले जो हमारा पुराना जो लॉ था वो 1870 से लार्ड मेकाले का बनाया हुआ है।
बहुत पुराना लॉ है। तो उसमें जो एक्सीडेंटल केस आते थे वो 304B में रजिस्टर्ड होते थे, जिसमें कि मतलब इस हत्या को असामयिक ये माना जाता है इसमें कि उसका इरादा नहीं था इस तरह से। तो उसमें जमानत, चाहे वो एक मजदूर वर्ग हो या फिर किसी सांसद की बेटी हो या कोई और हो, वो जमानत का उसमें प्रावधान है। तो ये सबके लिए समान है। अब इसमें BNS में इसमें अमेंडमेंट किया गया है आने वाले कानून में। लेकिन ये जैसे पुलिस में जाते जमानत देना, उस तरीके से एक्शन नहीं लेना, क्योंकि एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये इसमें वही एक्शन बनता है, उसमें पुलिस उस पर चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट उस पर कोग्निजेंस लेता है, फिर उसका जिस तरह का उसका ऑफेंस होता है उसको कोर्ट सजा देती है। लेकिन पहले से जो सिस्टम है वो यही है कि भाई उसमें उसको जमानत मिल जाती है। आप क्या करते हैं सर? मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। अच्छा, आप पुलिस ऑफिसर हैं। फिर तो बहुत अच्छी, आपको ज्यादा पता होगा। अच्छी बात आपने नहीं, बताई। कानून सबके लिए समान है, बिल्कुल समान है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है। कानून में कोई दिक्कत नहीं। कानून में कोई दिक्कत नहीं है। और अब नया कानून BNS आ रहा है, जो पुरानी चीजें थी, जो समय के हिसाब से जिनमें बदलाव की आवश्यकता थी, वो अभी उनमें अमेंडमेंट किया गया है। सर आप बताइए कि क्या आपको लगता है जो जिस तरीके से अभी हमारा मतलब जैसे पोर्शे कार एक्सीडेंट हमने पुणे में देखा, आज जैसे मैंने बताया कि एक महिला ने 20 साल की MP की बेटी ने एक गाड़ी चला दी एक नागरिक पर, उस पर आपका कहना है क्या जो कानून है वो अलग है? क्या भेदभाव है? कानून के अंदर तो भेदभाव नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि सक्षम लोग गलत तरीके का इस्तेमाल करके उसका मिसयूज कर लेते हैं, जिसके नाते उनको लाभ मिल जाता है, आम आदमी नहीं पाता और उसके ऊपर कानून लागू हो पाता है, और वो किसी न किसी कारण से मैनेज करके बरी हो जाते हैं, और ऐसा देखा गया है। तो ये कितना मतलब आपको क्या लगता है इस चीज को कैसे बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, तभी बदला जा सकता है जब सब लोग जात पात धर्म इन सबों को छोड़ के और बड़े दिल से आगे आके लोकतंत्र के लिए वोट करें, अच्छे लोगों को चुनें। वो किसी भी पार्टी को एक ही मैसेज दीजिए कि जो अच्छा होगा उसको चुनेंगे, चाहे वो पार्टी निर्दल हो ही खड़ा हो। सारे कैंडिडेट में जो अच्छा है पब्लिक उनको वोट देते हैं, लेकिन पब्लिक खुद भ्रष्ट है। 100 रुपए के दारू पे बिक जाएगी, 500 रुपए के नोट पे वोट बदल देगी, तो वो सब क्या कर सकते हैं। ये बात आपने, हाँ ये जो वोट बदल देने वाली बात कही आपने बिल्कुल सही कही, ऐसा होता है हम देखते हैं, लेकिन ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि इसको भी छुपाया जाता है आम नागरिक के द्वारा भी और सरकार द्वारा भी। देखिए, मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है, जो हम आज सरवाइव कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट से पहले हम लोग ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी किसी को न्याय मिलेगा, मतलब ये माहौल बन गया था कि सब ऐसे ही चलेगा। आज मोदी गवर्नमेंट है, यूपी में योगी गवर्नमेंट है, जहाँ पे फिर कोई भी समाज का हो, आप मंत्री की बात कर रही थी, किसी भी समाज का व्यक्ति आज थाने पे चला जाए तो उसको कार्रवाई मिलेगी, उसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। लेकिन जैसे हमने यूपी में देखा बुलडोजर चला, तो उसको आप सही मानते हैं? बुलडोजर कहीं भी नाजायज नहीं चला है, क्योंकि ये वो विपक्ष ऐसा है कि रात में 2 बजे एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। एनकाउंटर जो यूपी में हो रहे हैं वो सब जायज है, एक भी इनकाउंटर फर्जी नहीं है। हाई कोर्ट बैठा है सर पे, और पब्लिक, वो एडवोकेट, सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे लोग हैं, 1 सेकंड नहीं चलने पाएगा बुलडोजर। अगर चल रहा है तो मतलब जायज है। सर आप तो पुलिस में, आप बताइए क्या सोचते हैं किस बारे में? जो बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरीके से जैसे एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में? एनकाउंटर तो देखो पुलिस अपना बचाव में करती है। जो लोग अपराधी होते हैं वो बहुत खूंखार होते हैं, वो लोगों को डरा के जीते हैं, तो वो हरकतें उनकी ऐसी होती है कि वो पुलिस पे साथ भी वैसा व्यवहार करते हैं और वो काउंटर अटैक में मारे जाते हैं। वो तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो मारा जाता है शरीफ आदमी कभी नहीं मारा जाएगा, अपराधी किस्म के लोग ही मारे जाएंगे। और ये बिल्कुल महाभारत काल से हम जिन्हें पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी जो दुराचारी थे उनके वध किए हैं, श्री राम ने भी दुराचारी का वध किया, और पुलिस भी आज वही काम करती है। तो ये सब चीजें जायज है पुलिस के हिसाब आप से। पुलिस में तो हो सकता है बचाव कर रहे हो। नहीं, बचाव की बात नहीं है, जो जायज होगा वही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कोई नहीं करेगा ऐसा, ना आप होते तो आप भी नहीं करते, और अगर हम हैं तो हम भी नहीं करेंगे, या कोई और है, यूपी पुलिस है या और झारखंड पुलिस है, बिहार पुलिस है, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी इंसान किसी भी इनोसेंट आदमी को धक्का भी नहीं मारेगा।
गोली मारना बहुत बड़ी बात होती है, किसी की जान लेना बहुत बड़ी बात होती है। सोच समझ के करता आदमी कि ये कैसा है, इसके ऊपर में गोली, जो खुद हमारे ऊपर गोली चला रहा तो हम तो काउंटर अटैक में उस पर चलाएंगे ना, क्या हमारे पास ऑप्शन क्या रह तो जाता आप कह रहे हैं जो यूपी में एनकाउंटर हुए वो बिल्कुल अपने सही। बचाव में किया। हाँ, पुलिस ने अपने बचाव में किया, जरूर किया। एक चीज और बोलूंगा कि जो मीडिया द्वारा विषय उठाया जाता है कि हिंदू को नहीं बनाया, मुसलमान को नहीं बनाया, सिख को नहीं बनाया, इतनी बिरादरियां, इतने धर्म हैं, इसको खोजना बंद कीजिए आप, बल्कि इस पे ध्यान दीजिए कि जितने मंत्री बनाए गए हैं उसमें से योग्य कौन था और कौन योग्य नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आपको योग्य लगता है? सर्वथा योग्य। क्यों लगती है? पिछले 5 साल में लोग कह रहे हैं कि उनका ये कहना था पार्लियामेंट में कि भाई हम मेरे घर में प्याज अनियन मतलब गार्लिक और अनियन नहीं आता तो मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये एक फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। देखिए अभी आज की तारीख में लू का प्रकोप के नाते बहुत सारी सब्जियां जल गई। नहीं, Damage बहुत हुई। पहले की बात नहीं, है। आज की बात है। नहीं, अनियन गार्लिक वाली बात उन्होंने बहुत आज लौकी 60 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई बहुत हो गई। महंगाई नहीं बहुत हुई है, ये पिछले 2 दिन से, नहीं तो 20 रुपए किलो लेके मैं आया। ठीक है, ये पिछले 3-4 दिन से लू का जो प्रकोप हुआ उसके नाते सब्जियों के दाम एकाएक बढ़ गए। तो ये सरकार के ऊपर, आप लॉन्ग टर्म में सरकार मैनेज करती है, शॉर्ट टर्म में जो लोकल परिस्थितियां हैं उसके नाते चीजें प्रभावित होती हैं। निर्मला सीतारमण सर्वथा योग्य हैं और उनके समकक्ष आज की तारीख में कोई भी वित्त मंत्री का दावेदार नहीं है। ठीक है सर, आप मानते हैं इस बात? हाँ, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण आपको ठीक लगते सर्वथा हैं। योग्य। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसलिए बोल रही थी ये सब। एक्चुअली एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स का नॉलेज, मैं एमकॉम का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी उतनी इकोनॉमिक्स नहीं आती। तो एक आम आदमी को जिसको नहीं पता वो क्या जानेगा, वो सामान्य चीजों को लेके उठाता है। ये डिमांड और सप्लाई पे है। सरकार डिमांड सप्लाई को मैनेज करती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में करती है। उसके पास जब तक जानकारी पहुंचती है वो एक्शन लेती है, चीजें घटती बढ़ती हैं। तो वो 2-4 दिन के लिए ये कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, न उनके पास सूचना ही पहुंच पाती है ऐसी। लेकिन सर मुझे लगता है मीडिया का सवाल है, काम है सवाल उठाना। तो आप मानोगे, मतलब आपको भी लगता है कि सवाल नहीं करना चाहिए मीडिया? नहीं, सवाल करना चाहिए, लेकिन है ना, मीडिया भ्रमित भी बहुत करती है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इतना जनता में इतना सब कुछ होता नहीं है, उसको मीडिया उछाल के, पता नहीं, कई तो ऐसे सारे चैनल बने हुए हैं जो मतलब किसी खबर को मतलब इतना उल्टा सीधा पता नहीं कैसे कैसे दिखाते हैं। तो मीडिया के ऊपर सबसे पहले नजर रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी एक कंट्रोलर कोई कुछ बने कि वो किस तरह की खबरें क्या दिखा रही है क्या नहीं किसी भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट को वो इतना इशू बना देते हैं वो मीडिया वाले। मैं तो मीडिया को मतलब ये मानती हूँ कि वो 50% ही अपना काम अच्छे से करते हैं। सवाल तो उठाना चाहिए, लेकिन वो कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको बेमतलब बहुत इशू बना देते हैं उस चीज का। तो सीमा हैदर, हाँ, तो वो मतलब वो थोड़ा सा उस पे कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर भी एक और डिपार्टमेंट बने जो उसके ऊपर मतलब कंट्रोल करे, निगरानी रखे कि किस तरह से अपना वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर? आपकी तो इतनी उम्र हो गई, आपको लगता है कि ये मुद्दा उठाना नहीं चाहिए? नहीं, मुद्दा तो उठाए, क्यों नहीं उठाए, आम पब्लिक का काम है, जनता जनादेश है, जनता से मुद्दा तो सबको उठाना चाहिए, उठाने का हक है। और उसको तोड़ मरोड़ के और हवा नहीं बनाना चाहिए, जो हकीकत है ना उसी हिसाब से हकीकत निकाले। अब जो आप बता रहे भाई मुस्लिम का भागीदारी होना चाहिए, ऐसा उसे सांप्रदायिकता होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कानून में सब एक है, कानून की बात है, कानून में बात करते हैं। हाँ, हम ये बात कर रहे थे अभी इससे पहले कि जो अभी केस हुआ, जैसे पुणे में कार क्रैश, पोर्शे कार क्रैश हुआ, उसके बाद अभी हुआ ये तमिलनाडु में, तो उस पर आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था आपको लगता है अमीरों और गरीबों के लिए अलग? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अमीरों और गरीबों के लिए तो कानून तो सबके लिए बराबर है। हाँ, ये बीच वाले लोग जो थोड़े वो वही है कि जैसे सर ने बताया कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो थोड़ा सा अपना बीच बचाव के निकल जाते हैं। हालांकि उनको भी सजा तो उतनी ही मिलेगी लास्ट में, लेकिन वो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाता है। और जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। तो वो सारी चीजें होती है। बाकी कानून तो सबके लिए सेम ही है और सेम होना भी चाहिए। बड़े आसाराम जी, बापा आसाराम जी बड़े बड़े जेल में हैं, बड़े धर्मगुरु जेल में। अगर कानून ही नहीं होता, हाँ, कई गृह मंत्री, कई जो बड़े मिनिस्टर हैं वो भी जेल में हैं। अगर कानून ही नहीं होता, IAS आदमी वो भी कानून जेल में गिरफ्त में। इस कानून तो गरीब अमीर के लिए सब बराबर है। हाँ, टाइम लगता है, कोर्ट निर्णय क्या करती है, उसमें टाइम में आदमी गरीब ये सोचता है मैं पिसा हुआ हूँ, जबकि कानून उसके लिए भी, वो भी जो अमीर लोग भी जब कानून में आते हैं
कैसे ले आते हैं उनके खिलाफ आते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं कानून की मर्यादा तो। क्या बोल रही थी मैम आप? कह रही हूँ कि मतलब उनके लिए भी तो जेल में इतनी वीआईपी व्यवस्था रहती है, जिनको होती है सजा उनके लिए अलग ही व्यवस्था होती है, ये बोल रही हूँ मैं। सर जहाँ तक पुलिस में मुझे बेहतर पता- बता पाएंगे आप? नहीं नहीं, मुझे पता है क्योंकि बहुत लोगों का मैंने सुना है। हाँ, कुछ लोग हैं रिलेटिव में, उनका भी पता है कि उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है जेल में भी, एकदम वीआईपी व्यवस्था होती है। और तो सर गया हूँ, गैंगस्टर्स भी मैंने इंटरोगेट किए हैं, जो अच्छे गैंगस्टर्स हैं वो भी मैंने इंटरोगेट किए हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार आदमी हवा बनाने के लिए बाहर आके इस तरह की बात कर देता है, वरना ये तो किसी की शर्ट मांगते हैं, किसी का पैंट मांगते हैं, किसी का जूता मांगते हैं और कोर्ट में आकर भाईगिरी दिखाते हैं कि अपन भाई आगेला है। और फिर कोई भी आता है इंस्टा पे एक रील बनाकर इनकी रील डाल देता है, फिर इनको 75,000 लाइक मिलते हैं, किसी को 1 लाख लाइक मिलते हैं। तो समाज को भी ये देखना चाहिए ना कि इस तरह के लोगों को लाइक ही मत करो, डिसलाइक करो, मार भगाओ इनको, फिर इनकी व्यवस्थाएं भी खत्म हो जाएंगी। जेल के अंदर इनकी सुविधाएं कुछ है नहीं, वो जो इनके हवे बने पड़े हैं। आप कहना तो यही चाह रहे थे सुविधाएं। नहीं सुविधाएं है नहीं सर, नहीं नहीं है सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, जेल में है होती नहीं, जो होती नहीं है वो कहाँ मिलेगी। तो आपने सुनी लोगों की राय और हमने आप तक पहुंचाया कि लोगों का इस पर क्या कहना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम है लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है, किस तरीके की स्टोरी आप देखना और सुनना चाहेंगे।